मेरे प्यारे छात्रों, आप सभी का स्वागत है हमारी ऑनलाइन लेक्चर सीरीज़ में। हम लोग अब अपने लेक्चर सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए एक नए पेपर पे आए हैं, जो कि बड़ा महत्वपूर्ण पेपर है पूरे सिलेबस का और ऑब्वियसली बड़ा इंटरेस्टिंग भी है। मनोविज्ञान का एक बहुत ही विशिष्ट पेपर है और ऐसा पेपर है जिसके कारण मनोविज्ञान व्यावहारिक रूप से लोकप्रिय हुआ और समाज में इसकी जो उपयोगिता है वो बड़ी ज़ोर शोर से प्रमाणित हुई। पेपर का नाम है क्लिनिकल साइकोलॉजी, नैदानिक मनोविज्ञान। जैसा कि पहले बात हुई है, मैं मनोविज्ञान का सहायक प्राध्यापक हूँ आपके बीच। साथ ही साथ मैं एक पेशेवर नैदानिक मनोवैज्ञानिक भी हूँ, रजिस्टर्ड विथ RCI टू प्रैक्टिस एज ए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। इसलिए ये जो पेपर है ये थोड़ा मेरे रुचि का ज़्यादा है। कुछ जो इसकी तकनीकी पहलू हैं उस पर मेरा रुझान हमेशा से ज़्यादा रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो हमारा समय बीतेगा इस पेपर के साथ वो आप लोगों के लिए भी लाभप्रद होगा और जितना मुझसे हो पाएगा मैं इन चीज़ों को, जो मूल तथ्य हैं, जो मूल भावनाएं हैं, उसको आपके साथ शेयर कर पाऊँगा। तो ऐसी ही अवधारणा के साथ हम लोग शुरू करते हैं। और जैसा कि हर एक पेपर में होता है, जो सबसे पहला जो चैप्टर होता है, जो उस पेपर से आपका परिचय कराता है, उसके प्रति आपकी भूमिका को बनाता है, उसके प्रति आपके दृष्टिकोण, समझ को विकसित करता है, वो हमेशा से हर एक पेपर में, हर एक सब्जेक्ट में महत्वपूर्ण होता है और यहाँ भी है। तो ये जो कुछ बुनियादी बातें परिचय के संदर्भ में, नैदानिक मनोविज्ञान के उसके स्वरूप के संदर्भ में हम लोग करेंगे यहाँ पे, और उसी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए फिर आगे जो चैप्टर्स हैं जिसमें प्रैक्टिकल थेरेपीज़ का एक्सपोजर और जो बाकी कुछ एबनॉर्मल बिहेवियर है उनके रेस्पेक्टिव क्या थेरेपीज़ हैं उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो एक बार अगर सिलेबस को देखें तो सिलेबस हमारा ये बताता है कि क्लिनिकल साइकोलॉजी का जो फर्स्ट पेपर है, इंट्रोडक्शन, वो उसके पार्ट्स में पहला है नेचर ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी एज ए सब्जेक्ट। दूसरा थोड़ा इसके हिस्टोरिकल ओवरव्यू से संबंधित पोर्शन को भी डिस्कस करना है हमें। और तीसरा जो बड़ा स्पष्ट रूप से मेंशन किया हुआ है, वैसे उतनी बड़ी चीज़ ये नहीं है कि एज एक पेपर के प्रमुख हिस्से के रूप में हो, लेकिन सिलेबस में ऐसा है, और वो है डिस्टिंक्शन बिटवीन एबनॉर्मल साइकोलॉजी एंड क्लिनिकल साइकोलॉजी। तो कुछ पॉइंट्स उसके भी तहत आते हैं जो हम लोग जब ज़रूरत होगी डिस्कस करेंगे। तो आज का जो हमारा मेन डिस्कशन है, जो मेन फोकस है, वो क्लिनिकल साइकोलॉजी को एज ए सब्जेक्ट मैटर के रूप में समझने और थोड़े से उसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और रूट्स को जानने को लेकर के होगा। कुछ तो हम लोग चर्चा को शुरू करते हैं। कुछ बातें पहले भी हुई हैं आपके साथ जिसमें मैंने ये बताया है या हम लोगों ने समझने का प्रयास किया है कि मनोविज्ञान प्राणी मात्र के संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं और व्यवहारों का वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करता है। साइकोलॉजी इज ए साइंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स, बिहेवियर एंड कॉग्निटिव प्रोसेसेस। तो ये परिभाषा जो विभिन्न आयामों से छन करके यहाँ तक स्थापित हुई है, इस परिभाषा से स्पष्ट है कि साइकोलॉजी तब से रही है या तब से इसका इतिहास माना जा सकता है जब से मनुष्य का इतिहास या जीव का इतिहास पृथ्वी पर है। अब ये अपने आप में कितने वर्ष पुराना है, ये विवाद का विषय है। अलग अलग दृष्टिकोण से अलग अलग समय आंका जाता है, लेकिन ये हम समझ सकते हैं कि जब से मनुष्य की उत्पत्ति हुई है और इन जनरल प्राणी की उत्पत्ति हुई है, तब से मनोविज्ञान का भी इतिहास उत्पन्न हुआ है। और मनोविज्ञान का इतिहास जब से उत्पन्न हुआ है, सामान्य व्यवहार, सामान्य संज्ञानात्मक पैटर्न का इतिहास जब से उत्पन्न हुआ है, उसी दिन, उसी क्षण से असामान्य व्यवहार
असामान्य संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं का भी इतिहास उत्पन्न हुआ है, क्योंकि सामान्य और असामान्य के बीच में बड़ा घनिष्ठ चोली दामन का साथ है। ऐसा नहीं है कि दोनों पृथक आइडेंटिटीज़ हैं, दोनों एक दूसरे क्लास, एक दूसरे सेगमेंट की बात करती हैं। वो दोनों साथ साथ चली हैं, हमेशा से चली हैं, चलती रही हैं और आगे भी चलती रहेंगी। जब से मानव का इतिहास जिस रूप में भी हमें ज्ञात है, तब से ये माना जा सकता है कि साइकोलॉजी का इतिहास भी उतना ही पुराना है, और साइकोलॉजी के इतिहास के साथ साथ एबनॉर्मल साइकोलॉजी का भी इतिहास उतना ही पुराना है। और क्लिनिकल साइकोलॉजी, जो कि उन एबनॉर्मल बिहेवियर को साइंटिफिक ढंग से ठीक करने, उसको दुरुस्त करने, उसको बेहतर करने के उपायों की चर्चा करने वाला मनोविज्ञान का हिस्सा है, उसका इतिहास कुछ बाद का है, जब हमारे पास बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स, बहुत सारी ऐसी थियरीज, बहुत सारे ऐसे सिद्धांत आ गए जिसके आधार पे हम लोगों ने मानव या प्राणी के विचित्र व्यवहार को, एबनॉर्मल व्यवहार को समझा, और फिर उसके रहस्यों को जानकर उन थ्योरीज के आधार पे जो उनकी थेरेपीज, जो उनके समाधान है, उसकी चर्चा करने की सोची, और फिर उसके आधार पे एक क्लिनिकल साइकोलॉजी एज ए ब्रांच का प्रादुर्भाव होता है। तो एग्जैक्ट कब से हुआ, इस पे हम लोग थोड़ी देर में आते हैं। पहले थोड़ा सा एक दो और हिस्टोरिकल इंसिडेंट्स की हम चर्चा करना चाहेंगे, और एक तथ्य की चर्चा करना चाहेंगे जो बात में मैंने कही। वैसे मैं पहले डिस्कस किया हूँ आपके साथ मनोविज्ञान के पहले ही जो कुछ कक्षाएं थी उसमें, कि मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से जो नॉर्मल और एबनॉर्मल बिहेवियर है, इनके बीच का डिस्टिंक्शन क्वालिटेटिव नहीं है, गुणात्मक नहीं है। इट्स नॉट कि वो डिफरेंट क्लास, डिफरेंट कैटेगरीज हैं, बल्कि वो क्वांटिटेटिव है, वो मात्रात्मक है। वो कितनी मात्रा में ज़्यादा या कम है, इसके आधार पर ही किसी व्यक्ति या प्राणी के व्यवहार को नॉर्मल या एबनॉर्मल की श्रेणी में रखा जाता है। एक महत्वपूर्ण तथ्य है, इसलिए इसकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं। और उन नॉर्मल एबनॉर्मल की कैटेगरी को डिसाइड करने के लिए कि वो ज़्यादा हैं मात्रा में या कम हैं, हम लोग के पास कुछ क्राइटेरियाज हैं। जैसे जो क्राइटेरियाज हैं उनकी हम अगर उनका नाम लें तो एक है डिविएंट, एक होता है डिस्कम्फर्ट फॉर सेल्फ एंड अदर्स, मैलएडेप्टिवनेस, अगला क्राइटेरिया होता है सफरिंग या पीड़ा, अगला क्राइटेरिया होता है वायलेशन ऑफ स्टैंडर्ड्स और नॉर्म्स ऑफ द सोसाइटी के जो तय मानक हैं उनसे विचलित। एक क्राइटेरिया होता है अनप्रेडिक्टेबल एंड स्ट्रेंज, विचित्र और जिसका आकलन, जिसके बारे में धारणा, जिसके बारे में कल्पना आसानी से नहीं की जा सकती। तो इन क्राइटेरियाज पे जो भी व्यवहार एक्सट्रीम्स की तरफ जाते हैं मात्रात्मक रूप से, उन्हीं को हम लोग एबनॉर्मल बिहेवियर कहते हैं। डिविएंट कहने से मतलब है कि जो स्टैटिस्टिकल नॉर्म्स होंगे कई व्यवहारों के, किसी व्यवहार के उत्पन्न होने के, खुशी हो, दुख हो, सामूहिक व्यवहार हो, अदर संज्ञानात्मक व्यवहार हो, इनका जो एक औसत होना चाहिए, एक सामान्य रूप से प्रदर्शित होने का। अगर कोई भी व्यवहार उससे ज़्यादा दोनों एंड में, पॉजिटिव एंड्स में भी ऊपर की तरफ ही या उससे कम नीचे के एंड में भी होता है, तो उसको एबनॉर्मल कहा जा सकता है। ऐसे ही देखो, ये मेरे मुख्य चर्चा का विषय नहीं, इसलिए हम थोड़ा इसको संक्षेप में कह रहे हैं। वैसे ये अपने आप में इम्पॉर्टेंट है और एबनॉर्मल साइकोलॉजी का एक चैप्टर होता है, वहाँ हम लोग पढ़ चुके हैं, पर फिर भी इसको हम लोग दोहरा रहे हैं। डिस्कम्फर्ट फॉर सेल्फ एंड अदर्स में वैसे सारे व्यवहार मैलएडेप्टिव या एबनॉर्मल की श्रेणी में आते हैं, जो बेहद पीड़ादायी हो जाते हैं व्यक्ति के लिए, स्वयं के लिए भी, और व्यक्ति से जुड़ा जो उसका समाज है, जो उसका परिवार है, उसके लिए भी। तीसरा, मैलएडेप्टिवनेस से मतलब है कि व्यवहार तो हो रहा है, कार्य तो हो रहा है, लेकिन उसके फलस्वरूप व्यक्ति का समाज के साथ
अपने आसपास के वातावरण के साथ पॉजिटिव ढंग से इंटरेक्शन ना हो करके निगेटिव ढंग से इंटरेक्शन हो रहा है, उससे नुकसान हो रहा है। और जो सामंजन होना चाहिए, जो कोलैबोरेटिवनेस होना चाहिए, जो कोहेसिवनेस होना चाहिए, वो ताना बाना गड़बड़ हो रहा है, मैल एडेप्टिव हो जा रहा है। इसी तरह से अगले क्राइटेरिया में बात की जाती है कि जो सोसाइटी के द्वारा अलग अलग कल्चरल सेटअप में अलग अलग स्टैंडर्ड सेट किए जाते हैं। वेस्ट का अलग स्टैंडर्ड होगा, भारत का अलग होगा, भारत के अलग राज्यों का, अलग संप्रदायों का, अलग भाषाई क्षेत्रों का अलग अलग स्टैंडर्ड होगा। उन स्टैंडर्ड से भी जब व्यवहार काफ़ी ज़्यादा डिविएट करने लगता है, एक्सट्रीम रेंज में जाने लगता है, तो उसको भी एबनॉर्मल व्यवहार कहा जाता है। एक मानक वो भी है। और एक और क्राइटेरिया है कि ये बड़ा अनप्रिडिक्टेबल, इसके बारे में सामान्य परिस्थिति या सामान्य सोच विचार के साथ इसकी कल्पना या इसके संबंधित कि ऐसा व्यवहार घटित होने वाला है या होना चाहिए नहीं की जा सकती है। और बहुत ही एक्सट्रीम रेंज में सरप्राइजिंगली चौंकाने वाले व्यवहार के रूप में एबनॉर्मल व्यवहार प्रकट होते हैं। पर महत्वपूर्ण बात ये कि ये सारे जो व्यवहार हैं, ये सारा जो पैटर्न है, ये सामान्य व्यवहारों के साथ भी लागू होता है, लेकिन एबनॉर्मल की श्रेणी में आने के लिए जो उनका डिविएशन है, जो उनका विचलन है, वो ज़्यादा हो जाता है। ऐसा नहीं है कि एक सामान्य व्यक्ति कभी प्रेडिक्टिव व्यवहार नहीं करता है, कभी बहुत ज़ोर से रोता नहीं है, कभी बहुत ज़ोर से हंसता नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि व्यक्ति का सारा व्यवहार एडेप्टिव ही होता है एक सामान्य व्यक्ति का। ऐसा भी नहीं है कि एक सामान्य व्यक्ति का सारा व्यवहार सोसाइटी के सेट स्टैंडर्ड्स के तहत ही होता है। लेकिन एबनॉर्मल की श्रेणी में आने के लिए सारे जो व्यवहार का डिविएशन है वो एक सीमा से ज़्यादा हो जाता है, एक्सट्रीम हो जाता है, तब उसको एबनॉर्मल व्यवहार कहा जाता है। तो ये डिस्कशन इसलिए मैंने कहा ताकि समझा जा सके कि जब से मनुष्य का इतिहास है, जब से उसका जन्म है, तब से सामान्य व्यवहार अगर है तो उसी दिन से, उसी क्षण से असामान्य व्यवहार भी है। इसलिए जितना पुराना मनुष्य का इतिहास, प्राणी का इतिहास, उतना ही पुराना एबनॉर्मल साइकोलॉजी का इतिहास। और उसके बाद जैसे जैसे विधियाँ, जैसे जैसे शोध बढ़ते गए, जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता गया, तो फिर बाद में कालांतर में जाके क्लिनिकल साइकोलॉजी का भी इतिहास आता है, जो कि इनकी तुलना में उतना पुराना नहीं है। एक थोड़ी अब हम लोग चर्चा करते हैं कि कैसे क्लिनिकल साइकोलॉजी का प्रादुर्भाव हुआ है हमारे समय तक, आज 21वीं शताब्दी में 2020 तक। तो जैसा कि हम लोगों ने कहा कि जब से सामान्य व्यवहार है, जब से मानव की उत्पत्ति है, तब से एबनॉर्मल व्यवहार की भी चर्चा है, एबनॉर्मल व्यवहार का भी प्रादुर्भाव है। हमारे पास जो पाषाण युगीन कुछ अभिलेख मिले हैं, साथ ही साथ कुछ जो अवशेष मिले हैं मानव की हड्डियों के, खासकर उसके स्कल के, उसके खोपड़ी के, उसमें एक विशेष तरीके का छेद, विशेष तरीके का होल पाया गया है। और जब उसका वैज्ञानिक ढंग से विश्लेषण किया गया, उस पर शोध किया गया, तो पाया गया कि एक प्रक्रिया के बारे में वो इशारा करता है जिसको ट्रीफाइनेशन प्रक्रिया कहते हैं। उस प्रक्रिया के तहत होता ये था कि आदिकाल में, पाषाण युगीन समय में, जब से मानव का इतिहास, देखो मैं कोई डेट मेंशन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो अपने आप में एक विवादित विषय है कि किस समय से सभ्य मानव के विकास के इतिहास को माना जाए, लेकिन जब से सामान्य मानव और इतिहास के रूप में उसके व्यवहार का अध्ययन हुआ है, तब से जब भी किसी व्यक्ति या प्राणी के व्यवहार में असामान्यता और विचित्रता पाई जाने लगती थी, तो उस समय उसको एक्सप्लेन किया जाता था इस तरह से कि उस खास व्यक्ति या खास प्राणी पे किसी डेविल, किसी दुरात्मा, किसी बुरी आत्मा का साया, उसका प्रभाव उसके ऊपर हो गया है, जिसके कारण वो व्यक्ति इतना विचित्र ढंग का, इतना उटपटांग ढंग का, इतना मतंग ढंग का व्यवहार कर रहा है। और ये समझा जाता था कि ये जो विचित्रता है, ये जो दुष्ट आत्मा है जो ये विचित्रता को उत्पन्न कर रही है, वो उसके खोपड़ी के अंदर, उसके स्कल के अंदर जा कर के वास करती है। और उस धारणा के आधार पे लोगों ने एक मत निकाला कि हमें एक ऐसी पद्धति विकसित करनी होगी जिसमें उस खोपड़ी के अंदर, स्कल के अंदर छेद करके एक विशेष औजार से
नुकीले औजार से, जो कि ऑब्वियस बहुत पीड़ादायी होगा, उस आत्मा को वहाँ से निकाल दिया जाए। ऐसा जो साहित्य वो बताता है कि ये प्रक्रिया बड़े व्यापक रूप से अपनाई जाती थी और कई मामलों में अत्यंत पीड़ादायी, बहुत ही सिग्निफिकेंटली कैजुअलिटी होने के बावजूद भी इसकी लोकप्रियता थी और इसका उपयोग होता था। कहने का मतलब आज हमें ये बड़ा पाषाण युगीन, बड़ा बर्बर तरीका लग सकता है, लेकिन हम थोड़ा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से क्लिनिकल साइकोलॉजी के डेवलपमेंट को समझ रहे हैं। तो हमेशा ही कोई चीज़ जो आज इतनी बड़ी, इतनी व्यापक, इतनी उच्च, इतनी विराट दिखती है, वो कभी शुरुआत इसी तरीके से उन चीज़ों की होती है और होती रही है। तो क्लिनिकल साइकोलॉजी, एबनॉर्मल साइकोलॉजी, विचित्र व्यवहारों के इलाज की जो प्रक्रिया थी वो भी इसी तरह से शुरू हुई। कहानी हमारी यहीं से आगे बढ़ी और जैसे जैसे मानव के व्यवहार, मानव के मन को समझने की थ्योरीज, विद्याएं, साइंस आते गए, उस तरीके से क्लिनिकल साइकोलॉजी का विकास होता चला गया। कुछ एक मेजर माइलस्टोन ईयर का हम नाम लेंगे, तो वो और एक व्यक्ति का जिन्होंने क्लिनिकल साइकोलॉजी को स्थापित होने में एज ए साइंटिफिक ढंग से बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो एक वो खास व्यक्ति जो इन सारी शोध, जो सारा ज्ञान अर्जन होता रहा है, ऐसा नहीं कि उन व्यक्ति के एकमात्र वही व्यक्ति थे जिनके कारण ये सारा ज्ञान यहाँ तक पहुँचना, जो भी सारा कुछ होता रहा है उसको एक वैज्ञानिक ओरिएंटेशन, उसको एक दूरगामी प्रभाव पड़ने वाला योगदान उन्होंने उस क्षेत्र में दिया। तो उनका नाम है, ध्यान से सुनिए, लाइटनर विटमर। और इस व्यक्ति को हम लोग मॉडर्न क्लिनिकल साइकोलॉजी, आधुनिक नैदानिक मनोविज्ञान का पितामह या फादर के रूप में समझते हैं या जानते हैं। इनके बारे में अगर थोड़ी सी संक्षेप में चर्चा करें तो इनका जन्म जर्मनी में हुआ था। जर्मनी वही जगह है जहां विलियम वुंट पैदा हुए, और संजोग की बात देखिए कि लिप्सिक, जहां मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला स्थापित हुई थी 1869 में, उसी विश्वविद्यालय से लाइटनर विटमर ने पीएचडी करी थी। और पीएचडी करने के बाद उन्होंने अपना कार्यक्षेत्र फिर पेंसिल्वेनिया, यूनाइटेड स्टेट्स को बनाया, और 1896 में उन्होंने पहले ही प्रयोगशाला कहें उसको, या मानसिक आरोग्यशाला कहें, या क्लिनिकल साइकोलॉजी के प्रथम उपचार गृह की संज्ञा दें, जो भी हम लोग संज्ञा देना चाहें, इसकी स्थापना 1896 में यूएसए के पेंसिल्वेनिया में लाइटनर विटमर के द्वारा किया गया। अब यहाँ समझने वाली बात एक ये है, देखो थोड़ा हिस्टोरिकल कोरिलेशंस को हम लोग को पढ़ना है, इसलिए हम लोग को बैक में जाना पड़ेगा। तमाम मनोवैज्ञानिक थियरीज और जो स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी हैं उनके उदय को भी थोड़ा समझना पड़ेगा, क्योंकि देखने समझने वाली बात यह है कि जितने स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी हैं प्रमुख, साइको एनालिसिस, गेस्टाल्ट, बिहेवियरिस्टिक, ह्यूमनिस्टिक, एक्सिस्टेंशियल, कॉग्निटिव, ये सारे स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी एबनॉर्मल बिहेवियर को एक्सप्लेन करने का प्रयास करते हैं अपने अपने ढंग से, अपने अपने सिद्धांत, अपने अपने विश्वास के आधार पे, और अकॉर्डिंगली उसके लिए क्या रिमेडी होगी, क्या ट्रीटमेंट होगा, उसको भी वो प्रपोज करते हैं। तो यहाँ जो कालखंड है 1896 का, वो ऐसा कालखंड है जो वो और उसके आसपास का समय जो मनोविज्ञान के दृष्टिकोण से बड़ा महत्वपूर्ण है। इसी कालखंड के 10-15 साल के अंदर ही करीब करीब मनोविज्ञान के जितने भी स्कूल हैं, आप साइको एनालिसिस का नाम लें, बिहेवियरिस्टिक का नाम लें, गेस्टाल्ट का नाम लें, ह्यूमनिस्टिक का नाम लें, सारे स्कूल्स का प्रादुर्भाव हुआ है। 1896 में जब ये पहला लैब या पहली मानसिक आरोग्यशाला स्थापित हुई, उस समय जाहिर सी बात है सिद्धांत आए नहीं थे, आने वाले थे, और अगर कोई सिद्धांत आया भी था तो उसका प्रादुर्भाव, उसका डेवलपमेंट उतना नहीं था।
तो 1896 के बाद जैसे जैसे अलग अलग सिद्धांत आते गए, अलग अलग स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी आती गई, अलग अलग मत आते गए, अलग अलग मनोवैज्ञानिक शोध आते गए, वैसे वैसे क्लिनिकल साइकोलॉजी ग्रो करता गया। उन सारे सिद्धांतों, उन सारे मतों, उन सारे दृष्टिकोणों को अपना करके, उनको इनकॉर्पोरेट करके, उनको उन पे शोध करके, उनके आधार पे थेरेपीज़ का निर्माण करके, उनका प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन करके क्लिनिकल साइकोलॉजी एज ए फील्ड ग्रो करता गया। तो ऐसा हम समझ सकते हैं कि स्थापना तो औपचारिक रूप से माना जाए तो 1896 में हुई, पर जो मेन इसका ग्रोथ हुआ है वो लेटर ऑन जैसे जैसे स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी आए, उन्होंने अपना इन्फ्लुएंस दिया साइकोलॉजी में, नॉर्मल बिहेवियर पे, एबनॉर्मल बिहेवियर पे ट्रीटमेंट, उस हिसाब से क्लिनिकल साइकोलॉजी मॉडिफाई होते गया और फिर इसका इतिहास, फिर इसका विकास उसी तरह का रहा जैसा कि उन स्कूल्स का रहा। अब हर एक स्कूल, जैसा कि ये चर्चा हम लोग करते रहे हैं, पूरा एक पेपर ही हमारा इस साल है, हर एक स्कूल की कुछ खास विशेषता रही, कुछ खास क्षेत्र रहा जिस पे उसने बड़ा व्यापक काम किया, बड़े व्यापक ढंग से चीज़ों को रखा। कुछ क्षेत्रों में उतना गहन वो नहीं भी उतर पाए। तो साइकोएनालिसिस का स्कूल खास करके क्लिनिकल साइकोलॉजी को स्टैब्लिश होने में और इसकी मान्यता को और इसके एक्सेप्टेंस को, एबनॉर्मल व्यवहार को समझने में एक बड़ा ही रिवॉल्यूशनरी रहा। लेकिन इसके साथ ही साथ जो दूसरे स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी हैं, चाहे वो बिहेवियरिस्टिक हों, उसका भी बहुत ज़बरदस्त योगदान रहा, ह्यूमनिस्टिक हों, गेस्टाल्ट हों। तो हम मेरे कहने का लबोलबाब ये है कि लेटर ऑन जैसे जैसे स्कूल्स आते गए, उसके अंतर्गत प्रबुद्ध मनोवैज्ञानिक बड़े नाम आते गए, उन सब ने क्लिनिकल साइकोलॉजी के इतिहास को अपने अपने ढंग से प्रभावित किया। और आज की डेट में क्लिनिकल साइकोलॉजी एज ए फील्ड इन सारे लोगों के कंट्रीब्यूशंस को याद करता है और अपने हिस्ट्री का अंग मानता है और रेस्पेक्ट के साथ सबको स्थान देता है। तो ये एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग हम लोग क्लिनिकल साइकोलॉजी के हिस्ट्री के बारे में बना सकते हैं, समझ सकते हैं इस तरह से। तो मोटे तौर पे ऐतिहासिक दृष्टि से ऐसा समझने के बाद वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम लोग अगर क्लिनिकल साइकोलॉजी की चर्चा करें तो एक कॉन्सेप्ट, एक और संप्रत्यय की चर्चा जरूरी हो जाती है। मनोविज्ञान का मुख्य रूप से दो मुख्य पहलू है या पक्ष है। एक होता है सैद्धांतिक थ्योरेटिकल एस्पेक्ट, एक होता है प्रैक्टिकल एस्पेक्ट। सैद्धांतिक एस्पेक्ट के तहत मनोविज्ञान की थ्योरीज के डेवलपमेंट, उसमें रिलेटेड शोध, उसमें नए अन्वेषण से संबंधित कार्य का फोकस ज़्यादा होता है या उन तरह के चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है। व्यवहारिक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से तात्पर्य है कि जो थियरीज, जो सिद्धांत हैं, उनको किताबों से बाहर निकाल के डायरेक्ट पॉपुलेशन पे, प्राणी पे, मनुष्य पे लाया जाए, आजमाया जाए, ताकि जो हमारा वांछित उद्देश्य है उसको लागू किया जा सके। तो क्लिनिकल साइकोलॉजी जो है मोस्टली, प्रीडोमिनेंटली एक प्रैक्टिकल ब्रांच है साइकोलॉजी का। मैं प्रीडोमिनेंटली या मोस्टली इसलिए कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि यहाँ पे प्रैक्टिकल एक्सपोजर, प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द थियरीज ही हैं। क्लिनिकल साइकोलॉजी का एक अहम हिस्सा शोध, नई थ्योरीज का प्रयोग, अन्वेषण भी है। लेकिन अगर कंपैरेटिव रूप से हम लोग चर्चा करें तो मुख्य रूप से यहाँ फोकस जो है प्रैक्टिकल रूप से साइकोलॉजिकल थ्योरीज को प्रैक्टिकल सेटिंग में इस्तेमाल करके जो व्यवहार हैं, जो संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं हैं, उसमें जो डिविएशन हो गया है, उसमें जो गड़बड़ी हो गई है, उसको ठीक करना है, उसको ठीक करने के प्रयास करने को है। एक साइकोलॉजी के स्टूडेंट को या टीचर के रूप में, या जो बंदा इसमें आगे कैरियर बनाने सोच रहा है, क्लिनिकल साइकोलॉजी बड़ा ही वास्ट, ओपन, अब ये तो नहीं कहेंगे उभरता हुआ, बहुत मामलों में उभर चुका है, एक फील्ड है। आधुनिक समय की जो परिस्थितियां हैं, जो हालात हैं, उसमें इसकी स्थिति स्वाभाविक रूप से बहुत दिनों दिन मजबूत होते जा रही है, स्पष्ट होते जा रही है। अभी कोविड-19 के ग्लोबल पैंडेमिक में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के रोल को लेकर के बड़ी जोर शोर से चर्चा है। मैं एज ए इंडिविजुअल भी बहुत सारे
जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं उसका हिस्सा हूँ, जिसमें लोगों को हम लोग मदद करते हैं इस भयंकर पीड़ादायी मानसिक पीड़ादायी जो परिस्थिति है उस पर कोप करने के लिए, उससे उबरने के लिए। तो क्लिनिकल साइकोलॉजी आधुनिक परिवेश में जो मानव की स्थिति हो रही है, जहाँ पे बड़े पैमाने पे शारीरिक रूप से जो फिजिकल एस्पेक्ट है वो तो हमारा सूद हो गया है, कंफर्ट जोन में चला गया है मोस्टली, जहाँ शरीर के स्वास्थ्य की सुविधाएं बेहतर हुई हैं, लेकिन जो मानसिक पक्ष है, मनोवैज्ञानिक पक्ष है, वो बहुत ज़्यादा एडवर्सली इफेक्ट हो रहा है, जिसके कारण मनोवैज्ञानिक समस्याएं बड़ी गहराई से अपना स्थान जमा रही हैं। साथ ही साथ कोई भी शारीरिक समस्या, अब ये प्रमाणित तथ्य है, अभी विवाद का विषय नहीं है, कि कोई भी शारीरिक समस्या कोई भी बहुत अर्थों में मनोवैज्ञानिक कारकों से होती है और बहुत अर्थों में शारीरिक कारकों से होती है। कहने का मतलब ये, कोई भी जो फिजिकल बीमारी भी जो है, चाहे वो कैंसर हो, अस्थमा हो, डायबिटीज़ मेलाइटस हो, हाइपरटेंशन हो, उनका आधार मनोवैज्ञानिक बहुत गहरा है, बहुत गहरे अर्थों में वो मनोवैज्ञानिक बीमारियां हैं। साथ ही साथ कोई दूसरी जो फिजिकल बीमारियां हैं उसमें भी जो मनोवैज्ञानिक पक्ष है, मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य है आपका, बहुत प्रभावित करता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जो हेल्थ की परिभाषा है उसमें मनोवैज्ञानिक रूप से हेल्दी होना, अब तो उसमें और भी एक ट्रेड जुड़ गया है कि आप स्पिरिचुअली भी हेल्दी हैं, और स्पिरिचुअल एस्पेक्ट कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट से हमारा ज़्यादा जुड़ा हुआ है गहराई से, तभी जाकर के आपको स्वस्थ माना जा सकता है, आपको कंसीडर किया जा सकता है। तो ये जो सिनेरियो आज का है, ये जो परिस्थिति आज की है, वो इशारा कर रही है कि ये समय मनोविज्ञान का, प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन का और क्लिनिकल साइकोलॉजी के एस्टैब्लिश होने का, इसके उन्नति का बड़ा माकूल समय है। इसलिए इस फील्ड का जो भविष्य है बड़ा उज्जवल है। आने वाला समय काफ़ी इस पे डोमिनेट करने वाला है, ये जो हमारा डोमेन है क्लिनिकल साइकोलॉजी का, और इस वजह से ही शायद बहुत बड़े तादाद में जो साइकोलॉजी एस्पिरेंट्स हैं उनका रुझान क्लिनिकल साइकोलॉजी की तरफ होता है। ये आपको लाइवलीहुड का, जीविका का एक बहुत अच्छा अवसर भी प्रदान करता है। इसमें आप अपने क्लिनिक को चलाने से लेकर के तमाम तरीक़ों से जीविकोपार्जन के विभिन्न साधन को अर्जित कर सकते हैं। एक लास्ट चीज़ जो एक बड़ी इम्पोर्टेंट है, बड़ी खासकर भारत के परिप्रेक्ष्य में, कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एक्चुअली में किसको कहा जाएगा, क्योंकि बड़ा कन्फ्यूज़न है। लोग औनी पौनी डिग्री लेके भी प्रिटेंड कर रहे हैं और कई बार उसको लेकर के कई मेडिको लीगल इश्यूज़ हो रहे हैं। तो आज के डेट में जो हमारा नेशनल मेंटल हेल्थ एक्ट है नया 2019 का, उसमें ये स्पष्ट लिखा हुआ है कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट वो है जो रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा स्थापित किसी इंस्टीट्यूट में 2 साल का पोस्ट पीजी क्लिनिकल साइकोलॉजी का फुल टाइम रेसिडेंशियल कोर्स करता है। वो सारे इंस्टीट्यूट, कोई मेंटल हॉस्पिटल होते हैं, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकेट्री, निमहांस, रिम्पास, ईबास की तरह, आज के डेट में कई प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स भी इस लाइन में हैं। उसको करने के बाद वो प्रॉपर एग्जामिनेशंस पास करता है, फिर उसको एक प्रैक्टिसिंग लाइसेंस इश्यू होता है रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया से, और उस लाइसेंस के तहत ही वो प्राइवेट लेवल पे, हॉस्पिटल के लेवल पे, या किसी सरकार की संस्था के लेवल पे, या किसी ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे प्रैक्टिस कर सकता है। तो पोस्ट पीजी के बाद, मास्टर्स के बाद 2 साल का एमफिल इन क्लिनिकल साइकोलॉजी इज द रिकॉग्नाइज्ड कोर्स फॉर प्रैक्टिसिंग इन इंडिया एज ए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। नॉट पीएचडी इन साइकोलॉजी, और ना ही कोई डिप्लोमा या कोई दूसरी डिग्री। वैलिड डिग्री एमफिल इन क्लिनिकल साइकोलॉजी है। और इस का एक पक्ष ये है कि जितनी डिमांड हमारी है, जितना जनसंख्या के हिसाब से, वो तो एक बहुत बड़ा गैप हो जाएगा, लेकिन फिर भी जो मोटे तौर पे जो डिमांड होनी चाहिए उसका 10% भी हम आज फुलफ़िल नहीं कर पा रहे। तो इतना ह्यूज गैप हमारे सामने है, और उस गैप को फुलफ़िल करने के लिए जो भी साइकोलॉजी के नए एस्पिरेंट्स हैं, जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, उसमें आगे आएँ और इस लाइन में अपना कैरियर बनाएं। अपने आप को जानने का, और अपने आप को जानने के बाद उस जानकारी से, उस ज्ञान से अपने समाज और आसपास के लोगों की मानसिक पीड़ा
को ठीक करने का, उसे उबारने का एक बहुत ही पवित्र और प्रेरणादायी, बहुत ही सुकून देने वाला ये साधन है। और इसका फ्यूचर जो है बहुत ब्राइट है। वेस्ट में तो काफ़ी ज़्यादा जो फिजिकल हेल्थ वर्कर्स हैं, जो मेडिकल प्रोफेशन में जो डॉक्टर्स हैं, जो मेनली बायोलॉजिकल बेसिस से डील करते हुए हैं, उनसे कई मामलों में ज़्यादा डोमिनेंस आज के डेट में साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स सो जो बीमारियों को डील कर रहे हैं उनका हो रहा है, और वाइडली एक्सेप्टेड ये चीज़ हो रही है, और भारत भी उसी पैटर्न पे आगे बढ़ रहा है। तो विथ दिस एक ब्रीफली हम लोगों ने थोड़ा सा हिस्टोरिकल ढंग से, थोड़ा प्रेजेंट सिनारियो में और आने वाले समय में क्लिनिकल साइकोलॉजी के बारे में कुछ चीज़ों की चर्चा की। अगले लेक्चर्स में आगे और कुछ बातों को करेंगे। अभी के लिए धन्यवाद एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू।